हम कर रहे हैं ईडी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा जो फर्स्ट पार्ट चल रहा है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कूलम्स लॉ की हेल्प से हम दो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स कैसे लिख सकते हैं, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा और उसके साथ साथ हमने कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस को स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम वेरियस काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करके हम किसी और चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स देखना चाहते हैं एट दैट पॉइंट तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज Q पड़ा हुआ है और उससे कुछ दूरी पर चार्ज Q0 पड़ा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा है, लेट अस सपोज। ठीक है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर हम इस चार्ज में कुछ चेंज करेंगे, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, इसको बोला जाएगा सोर्स चार्ज। अगर मान लो हम इसकी चार्ज की वैल्यू को चेंज करें या इसको यहां से डिस्प्लेस करें, तो उस इंफॉर्मेशन को कि ये यहां से डिस्प्लेस हो चुका है, उसको यहां से इस पॉइंट P तक पहुंचने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगता है? उसको टाइम लगता है T इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज c। तो आफ्टर टाइम तो ये Q0 चार्ज जो है वो उस चेंज को एक्सपीरियंस कर पाएगा, उस डिस्टरबेंस को एक्सपीरियंस कर पाएगा जो हमने यहाँ पे करी है। उससे पहले फॉर द टाइम लेस देन टो इस पर्टिकुलर चार्ज Q0 को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर जितनी पहले फोर्स लग रही थी उतनी ही फोर्स हमेशा के लिए लगती रहेगी। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो उस फोर्स की वैल्यू है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये चार्ज काफी लॉन्ग टाइम के लिए पड़ा हुआ है पहले से, तो फिर वो वैल्यू फिक्स रहेगी, बट जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करोगे वैल्यू वहां पे चेंज हो जाती है। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए कि हम अगर एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पर, लेट अस सपोज दिस चार्ज पार्टिकल, इसके ऊपर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी फोर्स लग रही है, तो उस फोर्स को हम एक न्यू डेफिनेशन है, न्यू पैरामीटर है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी टर्म्स में डिफाइन करेंगे। बेसिकली इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड ये जो स्पेस है उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण लगती है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि दैट इज अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, वेयर यू कैन फील द फोर्स ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। ये जो हमारा सोर्स चार्ज पार्टिकल है उस स्पेस के रीजन में हम उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगेगी, नंबर 1 कितनी फोर्स लगेगी, नंबर 2 किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बेसिकली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करके डिफाइन करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट होती है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है तो डिफरेंट होगी, यहाँ पर है तो डिफरेंट होगी। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर लें कि ये होता क्या है। बेसिकली इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज at a point in the region around a source charge distribution. A source charge distribution. मीन्स अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस प्रोवाइडेड द चार्जेस आर प्लेस्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। वो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या चाहिए कि इस पर्टिकुलर चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, हम उस फोर्स को लिख लेंगे F फैक्टर, फिर उस फोर्स को हम इसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, एंड दिस टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिमिट Q0 अप्रोचेस टू 0। मतलब ये चार्ज इतना छोटा है कि ये इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा।
जो सोर्स चार्ज है उसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इसका काम इतना ही है कि ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करे, इसका सिर्फ इतना ही काम है, ठीक है। तो दिस फिजिकल क्वांटिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो हमें फोर्स देखनी है और फिर उसको डिवाइड कर देना है यूनिट टेस्ट चार्ज के साथ, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो, फॉर ए पॉइंट चार्ज, सबसे सिंपलेस्ट हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज ही है, कूलम्स लॉ भी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो पॉइंट चार्ज के केस में हमें पता है कि द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज गिवन बाय F vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q naught divided by r square and its direction will be r cap. Let us suppose r vector की ये डायरेक्शन है, ठीक है, r vector की, and this is origin. तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी 1 by q naught into ये सारा एक्सप्रेशन जिसमें q naught से कैंसिल हो जाएगा and this is the expression for electric field due to a point charge. तो point charge की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आउटवर्ड बनेगा, बाहर की तरफ, ऐसे उस पॉइंट पे बाहर की तरफ एरो लगाते हैं, मान लो पॉइंट P यहाँ पर है तो दिस इज द डिस्टेंस, तो ऐसे आउटवर्ड बनेगा E वेक्टर, ठीक है। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो पॉइंट P पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करना है तो दैट विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स द चार्ज, ये चार्ज की तरफ ड्रॉ होगा अगर नेगेटिव चार्ज है, और डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ आर कैप हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब बच्चों किसी भी केस में अगर आप अभी फोर्स निकालना चाहते हो, किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना चाहते हो, देन इट इज डिफाइंड एज Q नॉट, या जिस चार्ज पार्टिकल पे आप फोर्स निकालना चाहते हो दैट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एट दैट टाइम, दोनों चीजें कि उस टाइम पर वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि ये सोर्स चार्ज और ये हमारा कोई चार्ज Q नॉट, टेस्ट चार्ज बोल दो, जिसपे हम अभी फोर्स देखना चाहते हैं। मान लो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, इस पॉजिटिव को यहां से उठा के हम इधर ले आए, ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब करने से ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंज्ड, ये चीजें चेंज हो जाएंगी, बट हमें अब उस डिस्टर्बेंस से कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर इस पर्टिकुलर टाइम पर, अभी टी टाइम जो चल रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर देखना है कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है, तो हमें इसी टाइम पर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, इंफॉर्मेशन बाद में पहुंचेगी, वो सब बाद की बात है। अभी हमें ये देखना होगा कि इस टाइम पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसको यूज करके वी कैन कैलकुलेट फोर्स, नंबर 1। नंबर 2, पॉइंट चार्ज के केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, हम डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग तरह की कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, क्लास +2 में पढ़ी हुई हैं। तो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं, फॉर एग्जांपल एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है कि इस पे जो चार्ज है वो हर जगह बराबर है, ठीक है। तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसको लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इज ऑल्सो dq by dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज गिवन एज टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। बट यहाँ इनफाइनाइट वायर है तो वी ऑलवेज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अगर फाइनाइट वायर होती तो उसकी लेंथ होती, देन Q by L करके हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा के यूनिट्स होते हैं कूलम पर मीटर, ये लैम्डा के यूनिट्स होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको बोला जाता है। तो गॉस लॉ की हेल्प से हमने ऑलरेडी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी हुई है, या आप कूलम्स लॉ भी लगा के इंटीग्रेट करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कितनी है एट पॉइंट P, तो दैट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और आउटवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ जो फॉर्मूला है दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास मान ले सर्कुलर वायर है, तो सर्कुलर वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होती है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट भी अभी हम समझेंगे कैसे 0 होती है। देखिए ये हमारे पास सर्कुलर वायर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया। अभी मैं सेंटर की बात करूं,
It is not a sphere, it is a wire loop. I am writing here, it is a loop. अब इसके सेंटर पे अगर हम देखें तो हमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है. आपने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अभी मैं डिफाइन भी करूंगा, बट अभी इस एग्जांपल में देखिए, हम कूलम्स लॉ को पूरी वायर के लिए डायरेक्टली नहीं लगा सकते. हमें पहले स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज कंसिडर करना होता है जिसको हम बोलते हैं dq. इस dq की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस तरफ आएगी, अवे फ्रॉम द dq, इस तरफ आएगी, एंड दिस इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE. इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जो है पॉइंट O का वो यहां से r के बराबर है. अब अगर हम इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और स्मॉल चार्ज मान ले dq, तो उस dq की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट आ जाएगी. ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. ऐसे ही पूरी वायर के लिए यहाँ पे dq माना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी और उसके ऑपोजिट यहाँ चली जाएगी. इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री लगा के हमें एग्जैक्टली 1 मिनट में पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. नॉट इवन केस ऑफ द इन द केस ऑफ सर्कुलर वायर. अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर फ्रेम है वायर का, फॉर एग्जांपल ट्रायंगुलर फ्रेम लाइक दिस, इस ट्रायंगुलर फ्रेम पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इस केस में भी अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें G, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चे 0 होती है, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री के कारण. अब अगर इस तरह की सिचुएशंस में हम यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखें Q0 और उस पर पूछे फोर्स कितनी लग रही है, तो कितनी फोर्स लगेगी? 0, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो फोर्स 0 लगेगी. तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये फोर्स कैलकुलेट करने के काम आता है. हमें सबसे पहले किसी भी अलग अलग तरह की जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने वाले हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट फोर्स. तो इस तरीके से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ. तो एज वी नो वी कैन यूज कूलम्स लॉ फॉर पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब दो तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट में चार्जेस इस तरह से होते हैं, आपको पता है दूर दूर पड़े होते हैं. डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे कोई पॉइंट P हो सकता है, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस. तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ द चार्जेस. जो इसका अपना साइज है, लेट अस सपोज इसका अपना साइज जो है चार्ज का वो d है, तो r इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू d. तो सच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट. ऐसे ही अगर चार्जेस बहुत पास पास पड़े हों लाइक दिस और किसी पैटर्न में अरेंज होंगे, जैसे अभी मैं एक लाइन के अलोंग अरेंज कर रहा हूं इनको, तो दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल है. बेसिकली इट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि चार्जेस पास पास पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द चार्ज, तो वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी. और फिर वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर हो सकती है, सरफेस हो सकती है जिसमें डिस्क आ जाएगी, स्फीयर आ जाएगा, होलो स्फीयर, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. तो हम इन सारी तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी फाइंड करने वाले हैं. जितने भी एग्जांपल्स मैं करवा पाऊंगा मैक्सिमम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं करवाऊंगा. और हम दो चीजें इसमें यूज करेंगे. पहले हम कूलम्स लॉ से देखेंगे कैसे चीजें सॉल्व होती हैं. तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की 2-4 एग्जांपल्स मैं कूलम्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके आपको दिखाऊंगा. फिर उसके बाद हम चले जाएंगे गॉस लॉ पे. गॉस लॉ की हेल्प से हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं. बट इसमें फर्दर 2 केसेस बनते हैं. एक ये होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज बराबर दूरी पर पड़ा होगा हर जगह. जैसे मान लो एक शीट है, शीट के ऊपर जो चार्ज है वी विल से शीट के ऊपर जो चार्ज है मींस चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट इज कांस्टेंट. अगर ऐसा है कि ये कांस्टेंट है तो उस केस में बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्लास +2 में हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे केसेस करते हैं. जैसे ये शीट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगी एंड दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और ये सिग्मा जो होता है वो Q बाय A ही होता है. Q बाय A मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया. तो इस डायरेक्शन में होगी. और अगर पॉइंट नीचे ले लोगे तो वो इस डायरेक्शन में बन जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन सी शीट? इनफाइनाइट शीट. मतलब ये डिस्टेंस जो है दैट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी नियर टू द शीट जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है.
तो उस केस में ये बन जाती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये चीज कांस्टेंट होगी। अगर हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात करें तो हम रो को डिफाइन करते हैं। मान लो एक स्फीयर है तो रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये कांस्टेंट हो मतलब चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग एग्जांपल्स गॉस लॉ की हेल्प से सॉल्व होती हैं और हम कूलम लॉ की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं करवाऊंगा एग्जांपल। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम ये बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो यूजीसी सीएसआर नेट में, आईआईटी जैम में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है लैम्डा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया एंड रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। दे विल नॉट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट ना होने का मतलब है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है, सेंटर पे चार्ज ज्यादा डेंस है लाइक दिस, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं चार्ज की डेंसिटी कम होती जा रही है। तो इस तरह का चार्ज अगर आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हो सकता है ये इस फंक्शन से रिप्रेजेंट हो जाए कि रो इज इक्वल टू के बाय आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर चार्ज बाहर जाते जाते बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, देन इट विल बी गिवन बाय सच मैथमेटिकल फंक्शन k इज इक्वल टू k टाइम्स आर, मतलब आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम गॉस लॉ की हेल्प से सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से हो जाती है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होती, ठीक है। चलो अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम करते हैं। पहले हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म की करेंगे। ये प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में आपको पूछी जा सकती हैं, डायरेक्टली आ जाती हैं पेपर में एज ए न्यूमेरिकल। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको डेविड जे ग्रिफिथ में मिलेंगे। एक बीबी लॉयड करके बुक है, वो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, जब आप आओगे आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और ग्रिफिथ इसमें मिलेंगे। गुप्ता कुमार शर्मा तो है ही है, वो आती है ईडी की भी, शायद वहाँ लाइब्रेरी में होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में होनी चाहिए। तो ये सारी बुक्स जो है इसमें प्रॉब्लम्स भरी पड़ी है, ठीक है। शॉम सीरीज की भी आती है ईडी, शॉम सीरीज की इलेक्ट्रोडायनेमिक, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। देखो जितनी प्रॉब्लम्स करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। मैं करवाऊंगा, देखना अभी कितनी मजेदार प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ। चलिए तो अभी हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको समझ में होना चाहिए क्योंकि इसको हम यूज करने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस प्रिंसिपल को ओबे करती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि अगर आपके पास एक चार्ज क्यू नॉट है, उस क्यू नॉट के ऊपर आप नेट फोर्स देखना चाहते हैं ड्यू टू सम अदर चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस हैं वहां पे, उन सब की जो भी फोर्सेस लग रही हैं आप नेट फोर्स देखना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना है, एक चार्ज की फोर्स देख लेनी है कितनी है, F1 वेक्टर। जब आप F1 वेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हो तब आप कूलम्स लॉ लगाओ, सीधा कूलम्स लॉ लगाओ, और उस टाइम पर आपको बाकी चार्जेस की प्रेजेंस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहां पे पड़े हैं नहीं पड़े कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस या इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। वो वहां है नहीं है कोई टेंशन नहीं है, पहली फोर्स लिख लो आप। ऐसे ही अगर दूसरे चार्ज की बारी आएगी तो उसकी फोर्स आप लिख लो, उसको F2 वेक्टर बोल देते हैं। ऐसे ही थर्ड चार्ज के लिए इस सेक्शन में F3 वेक्टर बोल देते हैं एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या करना है आपको, जब आपने नेट फोर्स फाइंड करनी है आपने इन सब का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम जरूरी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से n चार्जेस की फोर्स लिख सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें वो भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, उस केस में Q नॉट कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो यू कैन राइट दिस प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। द मेन concept behind this principle is that the force between two charges
is not affected by the presence of other charges near them. ठीक है जी. So therefore net force is given by the vector sum. We calculate all the forces individually and then we do the vector sum of all the forces. तो अब इस प्रिंसिपल को हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल आपको करवाते हैं जो आपने ऑलरेडी क्लास +2 में भी कर रखी है. जस्ट टू रिकॉल द थिंग्स. ये हमारे पास सर्कुलर वायर है, इसकी रेडियस r है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है, टोटल चार्ज, और एक्सिस के ऊपर, दिस इज एक्सिस, पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. एक्सिस पे जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस सेंटर से x है, ये x डिस्टेंस है. तो हमें यहाँ पर अभी कूलम्ब्स लॉ को यूज करना है. तो बच्चों सबसे पहली बात, हम एक्सटेंडेड बॉडी के लिए कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तो हमें स्मॉल चार्ज यहाँ पे मानना होगा. कहीं पर भी आप कंसिडर कर सकते हो दिस स्मॉल चार्ज इज dq. इस dq चार्ज को के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे, उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए. मुझे हमेशा पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए होता है चार्ज से, और वो डिस्टेंस आ जाएगा √r² प्लस x². इसको हम स्मॉल r बोल देते हैं अभी के लिए. इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज. इस लाइन के अलोंग होगी, एंड इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइन के अलोंग एंड अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव है. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज DE वेक्टर. DE वेक्टर कैन बी रिटन एज k is 1/4πε0 dq बाय डिस्टेंस. देखिए स्मॉल r माना मैंने, स्मॉल r², और इसकी कुछ डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को हम इसी डायरेक्शन में r वेक्टर मान लेते हैं और r कैप लगा देते हैं साथ में. ये इसकी डायरेक्शन आ गई. ठीक है, अब मुझे यहां पर इसको इंटीग्रेट करना है. दिस इज फॉर वन चार्ज. पहले हम देखें कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से ऐड होगी या इसके कुछ कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे. पहले हमें वो देखना है. लेट अस कंसीडर अनदर चार्ज ऑपोजिट टू इट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट. दिस इज ऑल्सो सेम अमाउंट dq. सेम है, जितना ऊपर माना था उतना ही नीचे माना है. ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है बच्चों. ठीक है, दिस इज स्मॉल r अगेन, और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी. दिस इज ऑल्सो DE वेक्टर. और अगर मैं एक्सिस के साथ देखूं, ये जो हमारा एक्सिस था, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ थीटा एंगल लेट अस सपोज बना रही है. एंगल इज थीटा. तो अब आप देखिए DE वेक्टर के कंपोनेंट. पहले हम फर्स्ट वाला DE वेक्टर देखते हैं. उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इट विल बी DE cos थीटा, और दूसरा नीचे की तरफ चला जाएगा परपेंडिकुलर टू DE cos थीटा, दैट विल बी DE sin थीटा. कॉस कंपोनेंट उस डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा होता है. जैसे ये एक वेक्टर है, इसका थीटा x एक्सिस के साथ बन रहा है, तो x एक्सिस के अलोंग कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन. ऐसे ही दूसरा DE वेक्टर देखें, इसका भी एक कॉस कंपोनेंट इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब DE cos थीटा एक और उसमें ऐड हो गया, और जो DE sin थीटा है वो ऊपर चला गया. तो आप देखिए कि DE sin थीटा एक दूसरे के साथ, ये दोनों वेक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं. क्यों? ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंड नंबर 2 उनका जो मैग्नीट्यूड है बराबर है. कोई भी दो वेक्टर्स ऐसे कैंसिल हो जाते हैं जब वो बराबर हो और एक दूसरे के ऑपोजिट हो. जैसे मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स हम इधर लगा दें F फोर्स, और F फोर्स एक बंदा इधर लगा दे, बराबर फोर्स, दो बंदे खींच रहे हैं इसको, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, मतलब इनका इफेक्ट 0, मतलब वो कैंसिल हो गए. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. अब हमें पता चला कि दो छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं और साइन कैंसिल हो रहे हैं. इसका मतलब अगर हम पूरी लूप की बात करेंगे तो फॉर द होल लूप द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द कॉस कंपोनेंट्स, सम ऑफ ऑल द कोसाइन कंपोनेंट्स. तो सम मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, और उसकी डायरेक्शन भी मुझे पता चल रही है कि वो x एक्सिस के अलोंग है, तो डायरेक्शन के लिए यहां वेक्टर लगा देते हैं और यहां i कैप या x कैप लगा देते हैं.
और यहाँ आई कैप या एक्स कैप लगा देते हैं, डायरेक्शन ही बतानी है। तो बस अभी हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, विच इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। देखो डीई पुट कर दिया, डीई आ गया के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए ये एंगल थीटा है ना, तो इसका मतलब है ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस लोअर ट्रायंगल से चाहे आप फाइंड कर लो cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा इज बेस which is x upon hypotenuse which is r। तो cos थीटा इज x by r। मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, इंटीग्रेट करना है इसको आई क्या। कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, लेट अस सी कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं। देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको, सबके इफेक्ट्स को ऐड कर दे हम, है ना। तो आप देखिए जब आप ऐसे चलोगे अलोंग द वायर, तो उस केस में ना तो x चेंज होने वाला है, x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, कांस्टेंट रहेगा। और स्मॉल r की बात करें तो स्मॉल r का भी जो मैग्नीट्यूड है ये वाला डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट रहेगा। x भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, k वैसे ही कांस्टेंट है, सिर्फ dq बचेगा अंदर। तो यहां आ जाएगा k बाय r क्यूब इंटू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dq आई क्या। अब सारा चार्ज dq, अगर हम सारे dq जोड़ दें आपस में तो वो टोटल चार्ज q बन जाएगा, कैपिटल Q। तो जो रिजल्ट है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूं, यहां से आप इधर आ जाए ना, यहाँ पे आ जाना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रिजल्ट k x बाय आर क्यूब इंटू क्यू आई कैप। दिस इज आंसर। अब आप इस आंसर को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर और स्मॉल एक्स अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो ये बन जाता है के क्यू, माइक म्यूट रखो, अभी माइक म्यूट रखो, तो ये बन जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट भी चलो आप रहने दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ थी ना यहाँ पे, और ये 3 है तो 3/2 आई क्या। तो दिस इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इतना सा हमने ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया और कूलॉम्स लॉ यूज किया, हम ऐसे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले हम जरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ उसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हमारा रिजल्ट आया E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट नहीं है, दोबारा लिखता हूँ, कलर भी चेंज करते हैं। देखिए हमारा रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर इज के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 आई क्या। दिस इज द रिजल्ट। अब हम इसको एनालाइज कैसे करते होते हैं बच्चों, देखो हमें हमेशा किसी भी एक्सप्रेशन को एनालाइज करना है तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि इफ x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है, देखिए ये डिस्टेंस था x, अगर हम x को 0 कर देंगे मतलब सेंटर पे आ जाएंगे, तो सेंटर पे जैसे ही आप आओगे x को 0 पुट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो अप्रोच टू 0, ठीक है। तो ये वो हमारा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया कि सेंटर ऑफ वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो दूसरा केस हम लेते हैं फॉर ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द लूप, ये रेडियस बट पॉइंट P काफी दूर है, ये तो अभी कम दूर बनाया मैंने, इससे भी काफी दूर है। तो जब R बहुत छोटा होगा तो हम यहां से रेडियस को निगलेक्ट कर देंगे, यहां से निगलेक्ट करके देखें रिजल्ट क्या बनता है। E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय, नीचे बनेगा x का क्यूब, एक ऊपर है x, ये कट गया, यहां स्क्वायर बचा आई कैप, तो ये बन गया के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है। तो इट इज लाइक ए पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज की यही वेरिएशन होती है। अभी हमने देखा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इट इज लाइक ए पॉइंट चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे हमारे पास रिजल्ट आएगा। मतलब अगर हम काफी दूर से जाके इस लूप के इफेक्ट को देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसे ही लगेगी, हमें लूप नहीं नजर आएगी, हमें ऐसे लगेगा जैसे वहां पर कैपिटल Q पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऐसे ही अभी हमें दो चीजें पता चल रही हैं। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम x को अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर दें, अगर हम और दूर चले जाएं, if x approaches to infinity then you will see electric field will approach to 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर भी 0 है और काफी दूर जाके इंफिनिटी पर भी 0 है।
मतलब जीरो है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम भी होगी। अगर कोई चीज एक इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्वांटिटी है, 2 पॉइंट्स पे जीरो है, तो इन बिटवीन उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कहीं ना कहीं मिलेगी। तो उसको फाइंड करने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमें वो पॉइंट अगर फाइंड करना है कि सेंटर से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, टू फाइंड the point on axis of loop where electric field का जो मैग्नीट्यूड है that is maximum। बहुत आसान है, छोटा सा काम है। देख, तो हम क्या करेंगे, we will differentiate the expression of electric field with respect to x और फिर हम उसको जीरो कर देंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा, मिनिमा नहीं होगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो लेट अस डू दैट। हमें d बाई डी एक्स करना है, k क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का, और उसको इक्वल टू जीरो करना है। तो इसको सॉल्व करना आसान है। देखिए पहले तो k क्यू वैसे ही बाहर आ जाएगा, इक्वल टू जीरो है, बाकी जो बचा उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर की पावर 3/2 है ना, पहले हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं नीचे, फिर हम डिनोमिनेटर को एज इट इज ऊपर ले जाते हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन आती है। फिर हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं विच इज 1 विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज माइनस x एज इट इज। अब आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 आगे आ जाएगा, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 बचेगी, और साथ में फिर दोबारा से ये एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 2x आएगा। दिस इज इक्वल टू जीरो। ये पहले जीरो हो गया उधर जाके, इसमें से एक एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगी, तो वो भी जीरो हो जाएगा। पावर 1/2 कॉमन आ गई तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 बची, माइनस यहाँ पे एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, और साथ में 3/2 का फैक्टर है, तो 3, ये 2 से 2 तो कट गया, ठीक है। तो दोबारा करता हूँ, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, तो माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। तो एक्स स्क्वायर था ना, तो मैंने अंडर रूट ले लिया, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आर बाय रूट 2 डिस्टेंस पे, ये हमारे पास लूप है ना, इसकी रेडियस आर है, तो यहां से जब आप प्लस आर बाय रूट 2 ले लो और इधर से कितना ले लो, माइनस आर बाय रूट 2, ये 1/√2 कितना होता है, 1/√2 0.707 होता है, 70% के आसपास। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी, ऐसे ऐसे बढ़ेगी पहले, फिर डिक्रीज करेगी। सिमिलरली दूसरी साइड पे अगर आप देखो तो ऐसे बढ़ेगी और फिर इस तरह से डिक्रीज करेगी। तो ये सर्कुलर वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है विद आर। आप ग्राफ मान के चले, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर हमारे पास डिस्टेंस चल रहा है। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व भी करना है आपको, और साथ में जो रिजल्ट्स आए हैं उनको एनालाइज भी करना है।